हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है और क्या बेस है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो क्या था अकाउंटिंग प्रोसेस? मैंने आपको यूनिट 1 जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहला मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस ही बताया था कि हमने कोई बिजनेस को स्टार्ट किया, इसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, उसे हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में, फिर हमने उसे लेजर में पोस्ट किया यानी क्लासिफिकेशन, देन उसे हमने समराइज किया, समराइजेशन, जिसमें हमने क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, या कहिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर किया। उसके बाद हमने प्रोसेस को आगे बढ़ाया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। तो यही आपका अकाउंटिंग प्रोसेस था। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस यही था आपका। तो इसी के बीच से जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग प्रोसेस इज अकाउंटिंग प्रोसेस इज ऑप्शन ए है आपका। क्या बोलते हैं उसे हम? अकाउंटिंग साइकिल। दूसरा है अकाउंटिंग मिरर। पहला हो गया आपका अकाउंटिंग साइकिल, दूसरा हो गया क्या बोलते हैं हम उसे, अकाउंटिंग क्या मिरर बोलते हैं। इसके बाद है अकाउंटिंग कैश। थोड़ा सा अटपटा ऑप्शन लग रहा है, फिर भी ठीक है। अकाउंटिंग कैश या नन ऑफ दिस। देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस को और क्या हम कहते हैं? क्या अकाउंटिंग मिरर कहते हैं, क्या अकाउंटिंग कैश कहते हैं, या अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं? तो अकाउंटिंग क्या है? जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो एक अकाउंटिंग आपका साइकिल है। साइकिल मतलब जैसे साइकिल का पहिया क्या होता है, बार बार घूमता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि क्या करना है। सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपका होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर क्लासीफाई करते हैं लेज़र में, फिर हम उसको समराइजेशन करते हैं, समराइज करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं और देन उसे कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में। ये प्रोसेस, ये साइकिल फिर से स्टार्ट होता है। और फिर से क्या होता है कि मतलब हमने उसे कम्युनिकेट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो आपने रिजल्ट आउट किया, और फिर से हम एक तरीके से हर साल वो काम करते हैं। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक अकाउंटिंग साइकिल है आपका, जो हर साल आपका घूमते रहता है। हर साल आप क्या करते हो? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद फिर उसे रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो, एनालिसिस इंटरप्रेट करते हो और फिर कम्युनिकेट करते हो, है ना। तो हर साल आप बिजनेस के रिजल्ट को आउट करते हो, हर साल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, और हर साल आप उसे कम्युनिकेट करते हो यूजर्स के बीच में। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक साइकिल है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अकाउंटिंग मिरर भी नहीं होगा, अकाउंटिंग कैश भी आपका नहीं होगा, और ऑप्शन डी तो नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं एक बार कि अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो था क्या। अकाउंटिंग प्रोसेस एक बार हम उसे देख लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इसके बाद आपका क्या है, कोई भी बिजनेस, स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्टार्ट किया, कोई सा भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करते हो आप? बिजनेस स्टार्ट हुआ, इसके बाद क्या होगा आपका अगला जो स्टेप है, अगला जो प्रोसेस का जो हिस्सा है, वो है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, या इसी को आप लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी वो ट्रांजेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन है और कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, एक ही बार इसको कंप्लीट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले आप देखिएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप था आपका, वो था आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है उसे आप रिकॉर्ड करते हैं, और कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, ठीक है। जर्नल के बाद आपका इसे क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं लेज़र में, यानी हो गया आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, लेज़र बनाते हैं। ये था आपका, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है पूरे डिटेल में। लेज़र बनाया हमने, लेज़र के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको समराइज करते हैं, समराइजेशन, समराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं आपका प्रिपेयर, इसमें हम करते हैं आपका ट्रायल बैलेंस और प्लस फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलिए, हम फाइनल अकाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलिए, फाइनल अकाउंट बोलिए, या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड यहाँ पर आप उसको बैलेंस शीट कह सकते हैं, ठीक है। समराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके बाद हम इसको एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, है ना। इसके बाद हम इसे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट कर देते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये था आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किया, और फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने किया, फिर इसे रिकॉर्ड किया जर्नल में, लेज़र में क्लासीफाई किया, फिर इसे समराइज़ किया, एनालिसिस की इंटरप्रेट किया, और फिर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में इसे कम्युनिकेट कर दिया। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाता है आपका बुक कीपिंग, यानी रिकॉर्डिंग करने तक का काम होता है बुक कीपिंग का। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस। टोटल कंप्लीट प्रोसेस क्या कहते हैं आपका, हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। और जिस नॉलेज या जिस टेक्निक, जिस मेथड से हम ये सारा अकाउंटिंग करते हैं, यानी जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसके पीछे जो सिद्धांत है, जो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी, है ना। तो ये बेसिकली आपको मैंने जब यूनिट 1 स्टार्ट किया था तो बताया था कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, और अकाउंटेंसी क्या है आपका। तो ये था आपका, ये कंप्लीट आपका अकाउंटिंग प्रोसेस था। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग एक आपका क्या है, अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं इसको। यानी कि आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, फिर आपने यहाँ पे रिजल्ट आउट किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, फिर से एनालिसिस और इंटरप्रेट किया, और यूजर्स में फिर कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस आपका हर साल चलता रहता है। हर साल आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके उसे रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो फिर से, और फिर एनालाइज इंटरप्रेट करते हो, और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट करते हो। तो ये जो है आपका एक प्रोसेस है, एक अकाउंटिंग साइकिल है। दूसरा क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बेसिस ऑफ
अकाउंटिंग इज, है ना। लेखांकन का क्या आपका आधार है, क्या बेसिस है, किस बेसिस पर हम जो है वो अकाउंटिंग करते हैं। तो ए है आपका कैश बेसिस, दूसरा है आपका एक्रूअल बेसिस, तीसरा कहता है आपका सी बोथ ए एंड बी या ए एंड बी बोथ, और डी जो है आपका कहता है नन ऑफ दिस। चलिए, पूरा अकाउंटिंग हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब बताना है आपको कि अकाउंटिंग का बेसिस क्या है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। बेसिकली जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कैश बेसिस पे भी कर रहे हैं और एक्रूअल बेसिस पे भी। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है आपका कि आपको जो भी एक्सपेंस है वो भले ही आपने दिया हो या ना दिया हो, आपको उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये भी कर रहे हैं। और कैश बेसिस भी आपका अकाउंटिंग बेसिस पूछता है। तो बेसिस क्या है, हम तो चल रहे हैं सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्रूअल बेसिस पे, लेकिन क्या कोई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी है? तो हाँ है। आप चाहे तो सारे अकाउंटिंग को कैश बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका होगा नुकसान। लेकिन फिर भी एक बेसिस है, आप कैश बेसिस पे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। कैश बेसिस का मतलब क्या कि जैसे हमने पैसा दिया, हमने सैलरी दी, हमने रेंट दिया, तो ही हम इसे अपना एक्सपेंस मानेंगे और तो ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं दिया है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। देखिए दोनों में, इसमें तो आपका कैश बेसिस में क्या कमी है? हालांकि बेसिस है, यहाँ पे सिर्फ पूछा कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो कैश भी है और एक्रूअल भी है, लेकिन इसका अपना फायदा, किसी का अपना, इसका अपना फायदा है, इसका अपना नुकसान है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे क्या नुकसान है? जैसे मान लीजिए कि बिजनेस जो है अपने स्टाफ को सैलरी दे रहा है, एक महीने का सैलरी 1000 है और 12 महीने का 12000 होगा, ठीक है। तो एक्सपेंस कितना हुआ कैश बेसिस के हिसाब से? 12000। लेकिन 1000 सैलरी है और 10 महीने का ही सैलरी दिया है, तो कितना एक्सपेंस मानेगा कैश बेसिस के हिसाब से? 10000। लेकिन जो 2 महीने का आपने अभी सैलरी नहीं दिया है, क्या उसको अपना एक्सपेंस मानोगे? अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग में बना रहे हो तो नहीं मानोगे, बोलोगे हम मेरे पॉकेट से 10,000 निकला है तो 10,000 ही एक्सपेंस मानेंगे, जबकि आपको 2,000 रुपये और उसको पे करना पड़ेगा अपने स्टाफ को, क्योंकि उसने काम कर लिया है। कितना दिया है उससे यहाँ पर मतलब है कैश बेसिस अकाउंटिंग में। आपने दिया है 10,000 तो 10,000 ही एक्सपेंस मानोगे, ये गलत है कि नहीं? एक्सपेंस तो एक्चुअली में आपका 12,000 है। आपको जो है 12 महीने का सैलरी देना था 12,000 रुपये 1000 के हिसाब से, आपने दिया है 10,000। अगर 10,000 एक्सपेंस मानोगे तो एक तरीके से एक्सपेंस आपका कम नहीं हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा। अगर इनकम में से एक्सपेंस को घटाओगे तो 2,000 रुपये आपने एक्सपेंस कम माना है, तो 2,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जब आपका 2,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो बताइए क्या वो ट्रू प्रॉफिट होगा कभी भी? है ना? क्या उस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट मानोगे? और अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे अगर आप पूरा अकाउंटिंग कर देते हो, सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, सारे ट्रांजेक्शन को अगर आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, समझे? फिर कभी भी आप ट्रू प्रॉफिट या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आप नहीं निकाल पाओगे बिजनेस का, अगर आप कैश बेसिस पे चलते हो तो। लेकिन फिर भी क्या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है? तो हाँ, आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका अपना जो है कमी भी है। तो आप कैश बेसिस पे, जनरली हम जो अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक्रूअल बेसिस पे, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। लेकिन कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होता है या नहीं होता, यह पूछ रहा है। हाँ होता है, आप कैश बेसिस पे कर सकते हो, है ना। लेकिन हम जो करेंगे यहाँ पर वो अकाउंटिंग साफ साफ बोल दिया है कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करिएगा वो एक्रूअल बेसिस पे ही होना चाहिए। एक्रूअल बेसिस पे मतलब क्या? जैसे यहाँ बस छोटा ही से समझाएंगे आपको। आप सैलरी वही है 1000 और 12 महीने का सैलरी कितना है? 12 महीने का हो जाएगा आपका 12,000, ठीक है। आपने दिया 10 महीने का, तो अब यहाँ पर 10,000 हो गया। तो एक्रूअल बेसिस पे क्या 10,000 ही मान लें? नहीं, एक्रूअल बेसिस का था दिया हो या ना दिया हो, उसको अपना खर्च मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आउटस्टैंडिंग है? तो 1000 के हिसाब से 2 महीने का सैलरी नहीं दिया गया है, तो 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 10,000 प्लस 2,000, तो 12,000 रुपये ये एक्सपेंस हुआ। ये बिल्कुल करेक्ट एक्सपेंस है एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। अगर इस हिसाब से चलिएगा तो एक्सपेंस एक्चुअली में कितना है? 12,000। 2,000 तो नहीं दिया है, फिर भी इसको एक्सपेंस माना गया। तो इस अगर इनकम में से एक्सपेंस को घटाइएगा तब जाकर ट्रू प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों होता है, कैश बेसिस भी होता है, एक्रूअल बेसिस भी। हम एक कैश बुक पढ़ेंगे
जिसमें जो भी अकाउंटिंग करेंगे, कैश अकाउंट या कैश बुक हम बोलें, तो कैश बुक में हम क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपका कैश भी होता है, एक्रूअल भी होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। चलिए, ये तो आपने देख लिया है, ये आपको याद भी होना चाहिए, इसको उठाते हैं फिलहाल। Which of the following will not be recorded the books of account? इसमें से क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? Which of the following? will not be recorded the books of accounts. A. Sale of goods. B. Payment of salary. C. Salary to staff. और D. Order of supply of goods. ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स क्या इसमें से रिकॉर्ड नहीं करेंगे? देखिए, तो कौन सा इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे? सेल ऑफ गुड्स, क्या आप सामान को बेचते हैं तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं? बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। कैश में बेचे, क्रेडिट में बेचे, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स, चाहे कैश में बेचे चाहे क्रेडिट में बेचे, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछता है कि कौन सा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो पेमेंट ऑफ सैलरी, बिजनेस अपने जो एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तो क्या हम उसे रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे रिकॉर्ड। चाहे आपका सैलरी दिया गया हो, चाहे सैलरी आपका अभी पेबल हो यानी आउटस्टैंडिंग हो, हम उसको अपना खर्च मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे। तो पेमेंट ऑफ सैलरी को भी रिकॉर्ड करेंगे, फिर सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी देंगे तो भी रिकॉर्ड करेंगे। डी होगा आपका ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी तक आपने ऑर्डर दिया है, अब ऑर्डर दिया है तो मैंने आपको पढ़ाया था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, जिसके हिसाब से रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब गुड्स का ऑनरशिप डिलीवर कर दिया जाएगा, यानी जब गुड्स को अपने कस्टमर के पास डिलीवर कर दिया जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी उसकी, तब जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा और तब जाकर के यहाँ पर उसका रिकॉर्डिंग होगा। तो सिर्फ अभी ऑर्डर प्लेस किया गया है ना, गुड्स के सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया गया है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू अभी कहाँ रिकॉग्नाइज हुआ है, कहाँ आइडेंटिफाई हुआ है कि हाँ जो है हमने पैसा कमा लिया है? जब तक आपने ऑनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं किया है तब तक आप जो है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। और जब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से वो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में हो, और अभी तक ऑर्डर प्लेस किया गया है आपका, तो आपने अभी जो है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है, तो आप इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो ऑप्शन डी होगा कि आपका जो है यहाँ पर ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, जो ऑर्डर आपने दिया है कि सप्लाई गुड्स के सप्लाई के लिए अभी तक आपने ऑर्डर सिर्फ दिया है,
तो इस ट्रांजैक्शन को ये ट्रांजैक्शन कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ अभी ऑर्डर किया है, तो इसे हम जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, 3 के बाद 4। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ए होगा आपका ऑन पेमेंट, बी है आपका ऑन एक्सपेंसेस बीइंग ड्यू, सी हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। बोलिए कि अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर अगर आप काम कर रहे हो, आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो, तो कौन सा जो है आप इसमें से रिकॉर्ड करोगे, है ना? भुगतान किए जाने पर, व्यय देय होने पर, या कोई इसमें से कोई नहीं। 3 ही ऑप्शन दिया है इसमें। तो कैश बेसिस पे अगर आप चल रहे हो तो आप ऑन पेमेंट, यानी आपने पेमेंट किया है तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करोगे आप, चाहे वो एक्सपेंस के केस में हो, चाहे वो इनकम के केस में हो, है ना? अगर आप रेंट दे रहे हो तो 12 महीने का रेंट 1000 के हिसाब से मान लेते हैं, 12,000 होता है। तो आपने अगर 10,000 दिया है तो 10,000 को ही अपना एक्सपेंस मानोगे। ठीक है, ऑन पेमेंट यानी जितना पेमेंट किया है उतना ही। अगर आपका कोई कमीशन बनता है या रेंट आपको मान लीजिए मिलता है, आपने रेंट पे दे रखा है, आपको रेंट मिलता है, तो जितना मिला है उसी को अपना इनकम मानोगे, यानी पेमेंट रिसीव जितना हुआ है उतना ही आप पेमेंट मानोगे। तो यहाँ बोलता है कि कैश बेसिस पे चल रहे हो तो कौन सा एक्सपेंस जो है उसको रिकॉर्ड करोगे, तो ऑन पेमेंट यानी जो पेमेंट किया है उसको करोगे। वही है आपका 1,000 रुपया, 12 महीने का मान लीजिए सैलरी है या रेंट है, दोनों एक्सपेंस है, तो 12 महीने का कितना होता है 12,000, तो एक्सपेंस कितना हुआ 12,000। आपने दिया है कितना, मान लो 10 महीने का, तो एक्सपेंस कितना हुआ 10, तो इसी को एक्सपेंस मानते हुए रिकॉर्ड करूँगा, यानी जितना पेमेंट किए हो ऑन पेमेंट उसी को अपना एक्सपेंस मानोगे। ऑन एक्सपेंसेस बीइंग ड्यू, अगर कोई ड्यू है, मान लीजिए कि 2 महीने का ड्यू है, यहाँ पर बकाया है 10 का है, 10 महीने का, तो हो गया आपका 10,000 रुपये, और क्या है 2,000 का, 2 महीने का ड्यू है 2,000 रुपये, तो क्या इसे रिकॉर्ड करोगे 2,000 को, जो ड्यू है अभी यानी आउटस्टैंडिंग है, तो इसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ना? तो ये आपका कैश बेसिस पे ऑन पेमेंट पे होता है। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख सकता था ए एंड बी बोथ, तो वो भी गलत होता, आपका ऑन पेमेंट होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, वही है आपका अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ accounting expenses are recorded। ये हो जाएगा आपका, वही है आपका ऑन पेमेंट, बी है आपका ऑन बीइंग इनकर्ड, सी है आपका ए एंड बी बोथ, और डी है आपका
नन ऑफ दीज। एक्रूअल बेसिस पे क्या कहते हैं हम, ऑन बीइंग इनकर्ड, इनकर्ड हुआ है तब हम देंगे, ऑन पेमेंट नहीं है तो हम कैश बेसिस पे चलते हैं। मैंने आपको अभी समझाया कि कोई एक्सपेंसेस हो गया है या कोई इनकम हो गया है तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। जैसे हमने सैलरी पे किया 1000 रुपये, 12 महीने का है तो 12,000 रुपये एक्सपेंस से मान लो। हमने दिया है 10 महीने का ही तो एक्सपेंसेस कितना हुआ 10,000, लेकिन नहीं, ये गलत है, ये तो कैश बेसिस पे करेंगे हम। 2,000 जो नहीं दिया है 2 महीने का वो कितना हो जाएगा आपका 2,000, जो कि है क्या आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या इसे आप रिकॉर्ड करोगे? बिल्कुल, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो आप उसे रिकॉर्ड करोगे। तो 10,000 तो दे दिया है, 2,000 दिया है क्या? नहीं दिया है, तो क्या इसे रिकॉर्ड करोगे? हाँ करेंगे एक्रूअल बेसिस पे। तो 12,000 रुपये को टोटल अपना एक्सपेंस मान के हम पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे डेबिट करेंगे एक्सपेंस मानते हुए। खैर क्या करेंगे वो बात की बात है, इसे हम अपना एक्सपेंस मानेंगे। इस 2,000 को भी अपना एक्सपेंस मानेंगे हम, क्योंकि हमको अपने स्टाफ को या अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना है। तो ऑन बीइंग इनकर्ड जो आपका जो यहाँ पर एक्सपेंस है वो हो चुका है। कितना हो चुका है? 12,000 हो चुका है। आपने नहीं दिया है उससे क्या मतलब है? तो वही कहता है ऑन बीइंग इनकर्ड, इनकर्ड होने पर जो है उससे अपना हम एक्सपेंस मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 तो मानना ही मानना है क्योंकि वो तो दिए हैं, वो तो कैश बेसिस पे भी मानते हैं। जो नहीं दिए हैं उसको भी अपना खर्च मानना है, तो टोटल एक्सपेंस 12,000 यहाँ पे मानना है। तो यहाँ पर ऑन बीइंग इनकर्ड यानी इनकर्ड होने पे 12,000 सैलरी देना है तो 2,000 को भी अपना एक्सपेंस मानेंगे। ये एक्रूअल कंसेप्ट आपका कहता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ए भी नहीं होगा यहाँ पर, ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। बोथ कैसे हो जाएगा आपका? अगर बोथ कहेगा तो फिर एक बोथ कहने का मतलब हो गया कि आपका यहाँ पर जो है कैश बेसिस को भी फॉलो करेंगे, सिर्फ 10,000 को भी मानेंगे और 12,000 को भी मानेंगे। अगर बोथ कहता है तो 10,000 को भी अपना एक्सपेंस मानेंगे और 12,000 को भी मानेंगे, तो नहीं, 12,000 को एक्रूअल बेसिस पे अपना एक्सपेंस मानेंगे। चलिए 5 के बाद 6। इन एक्रूअल बेसिस रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। इन एक्रूअल बेसिस रिगार्डिंग इज नहीं, रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ होगा। किसका हम रिकॉर्डिंग करते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, हाँ करते हैं। बी कैश ट्रांजैक्शन का, हाँ करते हैं। सी कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और डी कहता है नन ऑफ दिस। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन उसका होगा। एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी करते हैं, यानी कोई ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है तो क्या हम उसे रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, है ना। हमने कोई सामान उधार में परचेस किया, उधार में परचेस किया, 10,000 का बिजनेस ने उधार में सामान परचेस किया है, तो क्या हम उसे रिकॉर्ड करेंगे? करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर अपने इनकम में से एक्सपेंस को कैसे घटाएंगे? हम कैश बेसिस पे नहीं चल रहे हैं। अगर हम उन्हें उधार में परचेस किया है तो क्या हम कैश बेसिस पे अगर चल रहे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने 10,000 का उधार में सामान परचेस किया तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? उधार में नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम एक्रूअल बेसिस पे चल रहे हैं, है ना, एक्रूअल बेसिस पे चल रहे हैं, तो हमने क्या 10,000 में उधार में अगर सामान परचेस किया तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि परचेस को एक्सपेंस माना गया है आपका अकाउंटिंग में। तो बताइए कि अगर एक्सपेंस नहीं मानेंगे तो कैसे होगा काम फिर? तो फिर कहाँ से हम अपने इनकम में से एक्सपेंस को घटाएंगे और कैसे हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर पाएंगे? तो एक्रूअल बेसिस पे क्या कहता है कि हम कैश वाला तो करते ही करते हैं, साथ में साथ जो क्रेडिट है हम उसको भी करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम दोनों को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू।